प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या जो कल बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में पेश आया, जहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, उसमें मौजूद मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया और अब तक अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो 190 अफराद के बाजियाब होने की इतलात हमारे पास मौजूद हैं कि मुख्तलिफ औकात में 190 के करीब अफराद को बाजियाब कराया गया है, जिनको फिर मच रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू करके लाया गया। वहाँ उन्हें जिनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी तिब्बी इमदाद दी गई और कई घंटों से ये लोग महसूर थे, भूखे प्यासे थे, इन्हें खाना दिया गया, इनका ख्याल रखा गया। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के ख़त्म होने की हुकूमत की तरफ से कोई ख़बर नहीं दी गई है। इसका मतलब ये कि ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ऑपरेशन अभी जारी है। इसमें 16 इब्तदाई तौर पर बताया गया और फिर 24 दहशतगर्दों को हलाक करने की इत्तलात भी हैं और इसी तरह से चंद अफराद के जो है वो शहीद हो जाने की ख़बरें भी हमें मौसूल होती रहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनकन्फर्म्ड हैं, इसलिए हम मोहतात होकर बात कर रहे हैं क्योंकि दूर दराज का इलाका है, पूरी तरह से ख़बरें पहुँच नहीं रही हैं। इस सारी सूरत हाल में हम अफसोसनाक पहलू ये भी देख रहे हैं कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा होने की ज़रूरत थी, लेकिन एक तफरीक नज़र आ रही है और ब्लेम गेम नज़र आ रही है। एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत का ख्याल है, हुकूमती वज़रा का ख्याल है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम तराज़ी कर रही है और इसी तरह से PTI के लोगों का ख्याल है कि PMLN गलत निशाना बना रही है और PTI को और सियासत खेल रही है। तो ये पहलू इस वक्त इस मौके पर इन चीज़ों का होना ये कितना अफसोसनाक है, क्योंकि बहरहाल एक ऐसे वक्त में पूरी कौम को और सियासी जमातों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे और फिर आगे चल के कुछ और सियासी मौज़ूआत पर भी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध। इमरान साहब, आपको भी खुशामदीद। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चाहूँगा कि 92 के ब्यूरो चीफ खलील अहमद साहब मच में मौजूद हैं, जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू करने वाले अफराद को, बाजियाब कराए जाने वाले अफराद को लाया भी गया है। वहाँ पर अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जरा खलील अहमद साहब से जानते हैं। खलील साहब, क्या एक्टिविटीज अभी मच में जारी हैं और ऑपरेशन के हवाले से क्या इत्तलात हैं? कितने लोगों को अब तक बाजियाब कराया गया है? जिन लोगों को बाजियाब कराया गया उनको किस तरह से वहां पर ट्रीटमेंट दिया गया है? कुछ क्या उसमें जख्मी भी थे? क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल असद साहब, ऐसा है कि हम गुज़िश्ता रात से ही निकल पड़े थे कोयटा से। जब कोयटा में 57 के करीब से जो मुतासरा शहरी थे वो पहुंचे, उनकी कवरेज के बाद सुबह हम मुश्काफ आए और मुश्काफ जो कि बहुत ही करीब है जाए वकुआ से, तकरीबन कोई 15 किलोमीटर का जो है रास्ता है। लेकिन इंतहाई जो संगीन और तशवीशनाक बात है कि जाए वकुआ जो है उस पर कोई सड़क का जो है रास्ता नहीं जाता। ये पहाड़ों से ही चल के जाया जाता है और तकरीबन अगर आप जो पनीर स्टेशन है उसको देखें तो वो 6 घंटे का रास्ता है वहां से पैदल। जो लोग, अभी जब मैं मच आया हूं तो बड़ी तादाद में 75 के करीब जो लोग थे। सुबह जब उन्होंने बताया कि अजान हुई और जो मुसल्लह अफराद हैं या दहशतगर्द हैं वो ट्रेन की तरफ गए तो वो अंधेरे में भाग निकले और भागते भागते 6 घंटे में वो अभी मच पहुंचे हैं। उसमें से कुछ लोग जख्मी भी थे और जिनको फौरी तौर पे जो है रेस्क्यू किया गया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद इन तमाम अफराद को खाने के लिए भी दिया गया और इनको है जो यहाँ पे FC का हेडक्वार्टर है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ के जो सिक्योरिटी सर है उन्होंने बताया कि एक और मालगाड़ी गई हुई है जो कि मजीद मुसाफरों को जो बाजियाब हुए हैं उनको लेने गई है और उनका यही कहना था कि अब तक हम 200 के करीब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हैं, बाजियाब कर चुके हैं और मजीद भी मुमकिन है। ताहम जब मैं मुश्काफ का आपका बता रहा था कि वो हम 92 वाहिद टीम थी तो वहाँ पहुंची और हम जब जाए वकुआ की तरफ रवाना हुए मोटरसाइकिल पे तो आगे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बहुत बड़े इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और जब हम करीब पहुंचे बिल्कुल तो वहाँ धमाकों और फायरिंग की शदीद आवाजें आ रही थी और वहाँ पे एक आला अफसर मौजूद थे। उन्होंने कहा ये सुन लें, आप देख लें और इसमें मैं आपको कभी भी आगे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और आज सुबह भी सिब्बी की तरफ कोई रेलवे का पुल था जो कि दहशतगर्दों ने उड़ा दिया और सिब्बी से अब बिल्कुल रेलवे की ट्रैफिक जो है बंद हो गई है इस तरफ आने के लिए। इसलिए अब कोयटा से एक रिलीफ ट्रेन रवाना हुई है जो किसी वक्त मच पहुंच सकती है और फिर ये आगे जाएगी। ताहम जो आवाज़ें फायरिंग और धमाकों की हमने सुनी वो इंतहाई
ज़्यादा थी और अब तक जो है मुकाबला जारी है और यही 48 घंटे का अल्टीमेटम तक का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना रिएक्शन देंगे कि क्या करना है। ताहम तो सिक्योरिटी फोर्सेस से के आला अफसरान थे, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी हमारी कोशिश होगी जो लोग यरगमाल हैं उनको बाहिफाजत निकाल सकें। और इसमें बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आगे की तरफ मूव की हुई हैं उन्होंने, और पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है। और कुछ लोग उसमें से भागे हैं जिनका पीछा किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि वो पहाड़ों में 2 से 3 जो मुसल्ला लोग थे वो जख्मी थे और वो भाग रहे थे, तो उनका भी पीछा किया जा रहा है। तो उन्होंने हमें वापस किया। तो सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन जारी है। तो और अभी तक कितने दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात दी गई हैं और शहादतों के हवाले से भी क्या कुछ इत्तलात है? जी बिल्कुल, शहादतों के हवाले से भी कोई सरकारी ज़राए इनको जो है तस्दीक नहीं कर रहा कि क्या कि कितने लोग इसमें जो है शहीद हुए हैं, लेकिन तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और जबकि जो दहशतगर्द हैं उनका भी कहा जा रहा है कि उनकी जो इसमें मारे जा चुके हैं वो 30 के करीब है, जबकि मजीद लोग जो हैं वो घेरे में हैं जिनके खिलाफ घेरा बहुत तंग कर दिया गया है। और सुबह हम जब मच में पहुंचे तो देखा कि कोयटा से हेलीकॉप्टर की जो है बड़ी तादाद वो जाए वकुआ की तरफ जा रही थी। इसके अलावा बताया गया सिक्योरिटी जो खुद सो आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है, इस वक्त भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये कामयाबी इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले और मजीद किसी कोई जानी नुकसान ना हो और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए। बहुत शुक्रिया खलील अहमद साहब आपका। चंद साहब, ये जो हम सूरत हाल इसमें देख रहे हैं इस पर एक सियासी तौर पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे सामने वुज़रा की कुछ ट्वीट्स पड़ी हुई हैं। मसलन मैं 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की मसलन ट्वीट है, वो कहते हैं कि इस वक्त जब फ़ौज जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों को बचाने के लिए जंग लड़ रही है, ऐसे वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। इस माहौल में ये टोला फ़ौज और एजेंसियों को टारगेट कर रहा है। PTA को वो निशाना बना रहे हैं। इसहाक डार साहब ने भी इसी नोयत की ट्वीट की है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया है। जब दुश्मन ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, तहरीक इंसाफ ने फौज पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मजम्मत की बजाय इमरान खान का अपना बचा कुचा वजन खवातीन और मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना नहायत अफसोसनाक है। एहसन इकबाल साहब भी ऐसी ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में बेगुनाह शहरियों की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है, मगर अफसोस तहरीक इंसाफ की क़यादत को ना तो कौम का दर्द का एहसास है ना शुहदा के लहू का। चाहे साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, आपको क्या लग रहा है? देखें, वो तो नज़र आ रहा है इस वक्त सामने के इत्तेहाद तो यकीनन दोनों पार्टियां, मैं समझता हूँ उसकी कसूरवार है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ तो आपने देखा कि किस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे और जॉइंट सेशन बुलाकर पॉलिटिकली एक मसाइल का डिस्कस किया गया और उसकी जवाबदेही भी हुई। उस वक्त आर्मी चीफ और DGI ने आकर ब्रीफिंग भी दी और असम्बली के अंदर, और फिर एक मुश्तरका फ़ैसला भी हुआ सारी कौम का और उस फैसलों पे फिर अमल भी हुआ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे बड़ा वाक़या पाकिस्तान में क्या हो सकता है कि हमारे 500 बंदे ऑस्ट्रेलिया और ट्रेन को दहशतगर्दों ने इस तरह रोका हुआ है और कई जवान शहीद हो चुके हैं, कई बच्चे शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी की जंग हम 30-40 सालों से लड़ रहे हैं और अगर आपने सिर्फ फ़ौजी नुक्ते नज़र से देखना है तो उसके और हल है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास की क्या जिम्मेदारी बनती है? पॉलिटिकल क्लास ने क्या सिर्फ हुकूमत लेनी है या पोजीशन एंजॉय करनी है या प्रिविलेज एंड पर्क्स लेने हैं? ये मौका है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया जाए और पूरी कौम को एक आवाज़ होकर तानाजनी ना की जाए, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करे हुकूमत के ऊपर, ना हुकूमत अपोजिशन के ऊपर तीर आजमाई करे। मैं समझता हूँ अब कौम बनने दें, कौम को बताएं ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं, हम इसको रोकेंगे कैसे, क्या हमारे पास कोई सियासी हल है या सिर्फ हमारे पास फ़ौजी हल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का हल है? हमारे पास सियासी हल क्या है? हमने पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए पॉलिटिकल बलूचिस्तान जो अलहदगी पसंद की तहरीक जो चला रहे हैं उनके साथ हमने डायलॉग कैसे करने? ये कौम, अब लोग ये सवाल करते हैं कि आपने इससे पहले आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, उसके बाद देखे ना क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का इशू और पारा चनार का इशू इस वक्त सबसे बड़े इशू है पाकिस्तान में, इससे बड़ा इशू कोई नहीं है। तमाम इशूज़ को, तमाम दूसरे इख्तलाफात को पस डालकर
इन इश्यूज़ के ऊपर मैं समझता हूँ पार्लियामान को और हुकूमत को। आपके ख्याल में ये, चलिए आपने ये तो देखा कि PMLN के वुज़रा क्या कह रहे हैं, हुकूमती वुज़रा क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने क्या PTI के अहम रहनुमाओं को भी देखा है कि उन्होंने भी देखे, उनके भी कुछ ट्वीट काबिल इतराज़ हैं, लेकिन हुकूमती जमातों के तो ज़्यादा काबिल इतराज़ है। मैं समझता हूँ उनको इसका हल, कोई भी आपके खिलाफ बात कर रहा हो ना तो उसको कहें, बजाय उसको ताना देने के उसको मेरिट्स के ऊपर बात करें, डीमेरिट्स के ऊपर बात करें। मैं आप देखें इस वक्त एंगेज करने की ज़रूरत है। हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो ये दहशतगर्दों को तो ये इंटेलेक्चुअल दहशतगर्दी तो फिर हम भी कर रहे हैं। जो आपस में लड़ रहे हैं उनको सूट करता है कि ये आपस में लड़ते रहें और बजाय इस तरफ ध्यान देने के कोई नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान और पारा चिनार का सियासी हल निकालना चाहिए। और ये जो पता क्या कौम को ये तो बताएं किसका एजेंडा है, ये कौन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी अचानक की लहर उठाई है और रास्ते बंद हो गए हैं, पारा चिनार के लोगों के बच्चों दूध के बगैर मार रहे हैं, और ये हमारे फोर्सेस के कभी पंजाबियों के कार्ड दे के पंजाबियों को मारा जा रहा है, कभी किसी और कौम परस्तों को मारा जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही। आप सियासी हल की बार बार बात कर रहे हैं, वो सियासी हल क्या हो सकता है, इस पर आने से पहले मैं इमरान इस्माइल साहब का एक कमेंट इस पर ही ले लूँ ज़रा। इमरान साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी आपके ख्याल में कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है जिसको फिर तनकीद का निशाना वुज़रा बना रहे हैं? यानी असल मौजू तो ये होना चाहिए था कि सियासी हल क्या है, पूरी कौम इस वक्त इकट्ठी होती, लेकिन एक तकसीम नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्यों? असदुल्लाह साहब देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया है या तहरीक इंसाफ ने कंडेम नहीं किया, वो तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर पाकिस्तानी की कि वो इस दहशतगर्दी के एक्ट को कंडेम करे, और जो हमारे फौजी जवान वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इस दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करें। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, किसी का दौर हो। ये बात तो पक्की है कि हमने अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना है, या कम से कम मॉरल सपोर्ट तो हमने उनको पेश करनी है ना। अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे से मॉरल सपोर्ट हटाएंगे तो वो तो कोई फोर्स नहीं दुनिया की लड़ सकती किसी से भी। सो लिहाजा ये बात तो एक चीज़ है। हुकूमत वक्त का क्या काम है कि वो जैसे नज़ीर अफजल चंद साहब अभी फरमा रहे थे, तो जॉइंट सेशन बुलाएं या APC बुलाएं और तमाम लोगों को साथ लेकर बैठें और उनको कॉन्फिडेंस मिले, उन्हें बताएं कि वो किस तरह दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं वो दूसरी जमातों से इस वक्त कि वो किस तरह से अपने वतन के अजीज़ के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हो सकें। ये फॉर्म 47 के अंदर सारे बैठ के वहाँ पे कहते हैं कि जी अब आप बाकी मसाइल भूल जाएं, बस आप दहशतगर्दी की बात करें। तो भाई वो उस मसले को भी आपको हल करना पड़ेगा कि आप फॉर्म 47 के ऊपर यहाँ पर बैठे हैं, उस मसले को हल करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है इसमें 100% हिंदुस्तानी मामलात इसके अंदर शामिल है। सही, ये सपोर्ट इनकी वहाँ पे दहशतगर्दों को रही है, इनके इन्फिल्ट्रेशन इन्होंने की है, वहाँ से दहशतगर्दी करते हैं और फिर उसी दहशतगर्दी को पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया उसको प्ले अप करता है, उसको आग लगाता है उसको। और चंद नादान पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कभी PTI का एफिलिएट बना लेते हैं, कभी किसका, असल में वो हैं दुश्मन पाक फौज के। और वो ये कुछ पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जैसे ये मेजर आदिल और हैदर मेहदी इस टाइप के जो वहाँ बैठे हुए एलिफेंटर। लेकिन इमरान साहब, इन्होंने जी इमरान साहब, ये जो मामला है ना, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें गैर मुल्की ताकतें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो सब कुछ है, लेकिन बहरहाल ये वहां पर ग्राउंड पर मौजूद लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करके कर रहे हैं, यानी वहां की लोगों में जो नाराजगी है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कर रहे हैं ना, ये भी तो बहरहाल एक पहलू है। बलूचिस्तान में तो नाराजगी है ना, बलूचिस्तान में बड़े अरसे से नाराजगी है, ये कोई नई नहीं है। ये हर आने वाली हुकूमत का ये काम होता है कि सबसे पहले आते साथ ही वो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगे, आते साथ ही कहते हैं जी हम आज के बाद से जो है वो ज्यादती नहीं होगी, हम आपसे पीछे जो हुआ उस पर माजरत करते हैं। सब ने ये किया, ऑल, चाहे वो आसिफ जरदारी की हुकूमत आई या वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी या वो इमरान खान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, एवरीवन हैज़ डन द सेम कि आके माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद मजबूरन या कसदन या रेड टेपिज्म कह लें ब्यूरोक्रेसी का, वो बलूचिस्तान को उनके हुकूक नहीं दे सके।
वहाँ के लोगों को पानी, बिजली, गैस, सुई से गैस निकलती है, बलूचिस्तान में गैस नहीं। वहाँ पे मादनियात निकलती है, बलूचिस्तान में गुर्बत है। वहाँ से ऑयल निकलता है, चीज़ें निकलती, उसके अलावा भी वहाँ पे जो चीज़ें निकलती हैं, मार्बल है और तालीम, सेहत, सर बुनियादी चीज़ें नहीं है, ये तो चले बात की बात है, बुनियादी जो ज़रूरियात है, परेशान हाल है, खस्ता हाल है। और फिर उसके बाद उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, मासूम लोग होते हैं जी, वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो वतन दुश्मन होते हैं, वो अपना एजेंडा पुश कर रहे होते हैं, इनको साथ मिला लेते हैं। हाँ, और बिल्कुल सही। वो आज़ादी के ख्वाब दिखाते हैं कि जी हम एक बड़ा खूबसूरत बना देंगे, ऐसा बलूचिस्तान होगा और वैसा बलूचिस्तान होगा, और है ये पीछे इंडियन एजेंडा। बिल्कुल सही। ये लोगों को समझाएंगे आप उसको। तो सर इसमें हम इंडियन एजेंडे को कामयाब क्यों होने दे रहे हैं, बुनियादी सवाल ये, और क्या सियासी हल इसका? चंद साहब, आप जैसे कि कह रहे हैं कि एक सियासी हल है, आपके ख्याल में इलेक्शंस में अब बलोचों के नुमाइंदों के असल मैंडेट को तस्लीम ना किया जाना और एक मर्जी की हुकूमत बना देना या वहां पर धांधली के शिकायत का होना, ये भी कंट्रीब्यूट करता है लोगों के? देखिए बलूचिस्तान के हमारे साथ भी लोग असम्बलियों में रहे ना, उनकी शिकायत बड़ी मुद्दत से थी कि हमारे इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं होते, कंट्रोल्ड इलेक्शन होते हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के तो वो नहीं, मैं पुरानी बात भी कर रहा हूँ, इस दफ़ा की नहीं सिर्फ बात कर रहा, मैं 2008, 13, 18 सारे इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो भी बलूचिस्तान में हमारे साथ लोग होते थे। तो लेकिन बलूचिस्तान का इशू जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल और क्रिटिकल इशू है, और इसके ऊपर जितनी आप इन कैमरा डिबेट करके इसका कोई हल निकालेंगे। देखिए अगर आपके जवान लड़ रहे हैं, वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, तो कौम को उनके पीछे खड़े होना चाहिए जी, और कौम को आपको बताना चाहिए कि हमारे जवान जिनसे लड़ रहे हैं, पूरी डिटेल एक रिपोर्ट आप दें, डिस्कशन करें कि इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, दहशतगर्द के अज़ाइम क्या है, ये क्या ये सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ना और कमज़ोर करना चाहते हैं, या वहाँ के वसाइल महफूज हैं बिल्कुल, वहाँ बड़ा निज़ाम है, जो पार्लियामान है, वहाँ की सूबाई असम्बलियाँ ठीक काम कर रही हैं, वहाँ की गवर्निंग जो मशीनरी है, बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेसी की जो सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं? लेकिन अगर गवर्नेंस का सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया है, निज़ाम अदल आपका कोलैप्स कर गया है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे कमज़ोर हो गया है, उसका फेडरेशन के साथ लाइजान कमज़ोर हो गया है, तो फिर और ये कैसे हुआ? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक बददियानती है, इसको आप क्रिमिनल नेगलिजेंस भी कह सकते हैं, और ये जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, और ये हमारा पॉलिटिकल जमातों का हक बनता है कि हम मरहम रखें जाके। पीपल पार्टी ने कोशिश की है, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान देख लें, फंडिंग उस वक्त देख लें, 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान को जितने फंड्स मिले, और क्या वो फंड्स प्रॉपर खर्च होते रहे, पैसों की कमी नहीं है। जो मौजूदा क्या मुझे ये देखें, पहले आप सरदारों को आपने उस वहाँ के वडेरों को OGDCL, SNGPL, SSG जितने इदारे माइंस के, वो वडेरों का और हुकूमतों का गठजोड़ होता था। आम आदमी को बेचारा चप्पल में, वहाँ आम आदमी मिसिंग पर्सन है, आम आदमी भूखा मार रहा है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बैठ के बड़ा टेक्निकल इशू और पॉलिटिकल जमात, इसमें गवर्नमेंट का हक है सब लोगों को इकट्ठे बिठाना, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी टीम की जिम्मेदारी है। मेरी उनसे गुजारिश है दस बदस्ता कि आप जाएं पारा चनार भी, आप जाएं क्वेटा भी, वहाँ जाकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, वहाँ जाके आप बैठ के बताएं जाके कि हम पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम आपके लिए दर्द रखते हैं, दिल रखते हैं, आपके लिए हमारी जानें भी कुर्बान। इनको बेंगल साहब से, मरी साहब से, मालिक साहब से, नेशनल पार्टियों से हुकूमत को मुज़ाकरात फ़ौरन करने चाहिए और उनको बैठ के दरमियाना हल निकालना चाहिए। इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं, पीपल पार्टी कोशिशें करती रही है, और इस वक्त एक बलोच प्रेसिडेंट है, आसफ अली जरदारी साहब एक बलोच प्रेसिडेंट, तो आपको वो बलोचिस्तान कार्ड जो है वो भी डिफ्यूज़ करना चाहिए, और वहाँ पे पख्तूनों का, और फिर आप कभी तो आप हज़ारा इशू वहाँ खड़ा हो जाता है, कौन है ये, इस इशू के पीछे एजेंडा क्या है, ये तो बताएं कौम को, ये तो पता चले कि एजेंडा क्या है, क्या वसाइल के ऊपर लूटने की जंग है, ये क्या है, लड़ाई क्या है, वो चाहते क्या है बोल। वहाँ आम आदमी तो बेचारा मर रहा है, भूखा मर रहा है, आम आदमी बच्चे लाहौर में जो पढ़ रहे हैं उनके, या कराची में पढ़ रहे हैं, आधा बलूचिस्तान तो कराची में बैठा हुआ है, अब लाहौर में बैठे हुए हैं, पिंडी में बैठे हुए हैं लोग, जिनके वसाइल है वो तो महफूज है, जिनके वसाइल नहीं है वो बेचारे वहाँ मर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा रकबे के हिसाब से एक सूबा है, हमारी बैक बोन है,
और हमें बैठ के उनकी इज्जत, बलोचों की इज्जत करनी चाहिए, पख्तूनों की इज्जत करनी चाहिए और वहाँ पे मजहबी मांगी के काम करनी चाहिए। और ये पॉलिटिकल क़यादतों का काम है। बिल्कुल सही। ये मैं किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं समझता हूँ अगर ये कहते हैं कि हमारे इख्तियारात कम है तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। हमारा काम है ना अपने इख्तियारात लेना, हमारा काम है फ्रंट फुट पे आके बात कर चीज करना, पॉलिटिकल डायलॉग करना, ये सियासी लोगों का काम है। अगर आप इस काबिल नहीं है तो सियासत छोड़ दें। आप सिर्फ असेंबलियों में बैठने के लिए इख्तियार एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगर आपका इख्तियार नहीं है तो आप अधूरा इख्तियार लेते क्यों हैं? लोग, बच्चे मर रहे हैं, आप इस वक्त लोड शेडिंग या महंगाई वो इशू पीछे रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? कभी शनाख्ती कार्ड दे के पंजाबियों को मारा जा रहा है। यकीन जाने हम अपने इलाकों में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे क्यों मजदूरी करने जाते हैं, कोड़े की कानों में करते हैं, नाई की दुकान पे करते हैं, वो मारे जा रहे हैं और कई सालों से मारे जा रहे हैं। और अब जाके ये जो वाकयात हुए, मैं समझता हूँ अभी भी पॉलिटिकल जमातों को मैच्योरिटी का मुजाहरा और हुकूमत को हुकूमत के वज़रा को भी मैं कह रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि बलोच नेशनलिस्टों को, डॉक्टर मालिक को, अख्तर मेंगल को, बाकी तमाम लोगों को जो नुमाइंदा हैं उनको बैठाएं और उनके हकीकी, उनको देखें, उनके हकीकी नुमाइंदों से बात करनी चाहिए बैठ के। बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटे से मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद ये APC की बात हो रही है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जिसमें वाकई पाकिस्तान की जो तमाम लीडरशिप है वो उसमें बैठी हो, बलूचिस्तान के लोगों की उसमें नुमाइंदगी हो और हल की तरफ जाया जाए और वो सियासी हल हो। ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान इस्माइल साहब, अभी चंद साहब ने बहुत तफसील से बात की कि एक सा क्या सियासी हल हो सकता है बलूचिस्तान के इशू का। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, आपने अभी इशारतन ज्वाइंट सेशन की बात भी की कि शायद वो भी हो सकता है, लेकिन चलिए ज्वाइंट सेशन से बढ़कर अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए, उसमें बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी और पाकिस्तान के, बल्कि फवाद चौधरी की ट्वीट में देख रहा था, वो कहते हैं कि एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जिसमें इमरान खान को भी उनकी नुमाइंदगी भी, उनकी शिरकत भी यकीनी बनाई जाए, तो इससे जो है वो एक ज्यादा मौसर तरीके से मसले को हल किया जा सकता है। आप क्या देख रहे हैं? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या बलूचिस्तान के इशू को एड्रेस करने के लिए एक मौसर कदम साबित हो सकता है? देखें ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किसी भी मामले को हल करने के लिए मौसर कदम साबित हो सकता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो एक्चुअली रोज होती है, ये हुकूमती सारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारी पार्टियां तो मौजूद हैं, मां सिवाय अचकजई साहब के, PTI के। और तो PTI इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान की मौजूदगी APC में बड़ी ज़रूरी है, वरना APC बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि तमाम पार्टियों के सरबराह आके एक 1 पॉइंट एजेंडा रख लें, दहशतगर्दी को एड्रेस करने का एजेंडा रख लें, दूसरी कोई बात ही ना करें, तो उनको भी होना चाहिए, जमात इस्लामी को भी होना चाहिए, JUI को भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी होस्ट कर ले, आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर है, वो इस पर कदम बढ़ा लें, वजीरा अपना प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बुला लें, जहाँ मर्जी वो कर लें। लेकिन ये इस वक्त आसिफ अली जरदारी इस पोजीशन में हैं कि वो अगर ये चाहें तो ये मामलात खुशअस्लूबी के साथ हल भी हो सकते हैं और तमाम जमातें एक पेज पे मुल्क की सालमियत के लिए एक पेज पर आ सकती हैं। इस 1 पॉइंट एजेंडे को लेकर APC अगर करना चाहते हैं तो किसी -1, ये नहीं -1 APC आप करेंगे, -1 आप इमरान खान समेत हर एक को आपको बुलाना पड़ेगा, तब जाके इस नेशनल। लेकिन उसमें दूसरी तरफ तो ये फिर आर्गूमेंट आएगा ना कि वो कन्विक्टेड शख्स हैं, जेल काट रहे हैं, उनको अदालतों ने सजा दी हुई है, आप उनकी लीडरशिप मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लोग मौजूद हैं, उनको बुला लें, उमर अयूब साहब आ जाएं, शिबली फराज साहब आ जाएं, असद कैसर साहब आ जाएं, तो उनकी भी तो नुमाइंदगी के साथ हो सकता है। वाई ओनली इमरान खान? लेकिन एक्चुअली अगर आप सीरियस हैं ना तो आपको खुद इमरान खान को बुलाना पड़ेगा। इसमें आप उमर अयूब साहब हैं या दूसरे जो भी हैं, उनका कद इमरान खान के बराबर नहीं है, हो भी नहीं सकता कि इस पूरी पार्टी के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो वहाँ मुकाबला कर सके, बल्कि किसी जमात में भी नहीं है। PMLN में या पीपल्स पार्टी में तो एक चीज़ है ना कि जरदारी साहब नहीं होंगे तो बिलावल भुट्टो आ जाएंगे, नवाज शरीफ नहीं होंगे तो मरियम आ जाएंगी, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ इमरान खान के कोई, मैं समझता हूँ, निर्णय नहीं कोई लगता, तो बाकी रिप्रेजेंट क्या किसी ने करना है, तो वो हो नहीं सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। एक एहसास में रूमी की जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल सिंध में भी चंद साहब एहतजाज हो रहे हैं और नहरों के मामले पर, और कल बिलावल साहब ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस पर इख्तियार करते हुए टॉक भी की थी, परसों जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से ख़िताब करते हुए ये बात की। अगरचे इसमें हम कल ये बात कर चुके हैं कि 8 जुलाई 2024 को जरदारी साहब ने नहरों के मामले पर ब्रीफिंग भी दी, इससे इत्तफाक भी किया, लेकिन बाद में अपना मौक़िफ़ शायद उन्होंने तब्दील कर दिया। ये क्या मामला है नहरों के मामले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिटिकल इशूज़ है और सिंध में, क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ नहरें हैं,
ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है, और अगर आप ज़राअत को मज़ीद बंजर करें, पीने का पानी भी लोगों को वहाँ नहरों के ज़रिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के नेशनलिस्टों को भी आप मौका दे रहे हैं कि एक ऐसा इशू छेड़ करके वो वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल धारे में लोग आए हुए हैं, वो डिफेंसिव आप उनको ना करें। और पीपल पार्टी ने नेशनलिस्टों को रोका है, वरना सिंधी नेशनलिस्ट आप देख लेना, आज से 20-30 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने जेल में डाला, फिर नेशनलिस्ट वहाँ का निकल आया तो मजबूत होते गए। तो जब आप जेन्युइन पॉलिटिकल क्लासेस के ग्रीवेंसेस ख़त्म नहीं करेंगे तो वहाँ फिर ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सूरत-ए-हाल का इस्तेसाल करते हैं, वो कभी नेशनलिस्ट पार्टियाँ निकल आती हैं, कभी पानी के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जमहूरियत का यही हुस्न है, पार्लियामान का यही हुस्न है कि आप इन चीज़ों को डिफ्यूज़ करें, आप इन चीज़ों को संभालें। और इसके लिए एक फोरम मौजूद है CCI, उसमें क्यों आपके ख्याल में नहीं हो पा रहा? रिलक्टेंस क्या? ये तो हुकूमत, अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने यकीन दहानी दिलाई है पीपल पार्टी के वफद को कि हम बिल्कुल इस पे मशावरत के साथ और लीगल तरीके के साथ और मेरिट के ऊपर बात करें। तो मैं समझता हूँ अगर आप मेरिट के ऊपर बात करें तो फिर किसी को भी इतराज़ नहीं रह जाता। अब तो चीज़ें खुल के सामने आ जाती है। ब्रीफ करें ना वहाँ के आम किसान को, आम आदमी को जो पानी के ऊपर जो रौला डाल रहा है उसको ब्रीफ करें आप, और वो पीपल पार्टी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत पीपल पार्टी के साथ तावन तो करे, हुकूमत प्रॉपर मशावरत तो करे। अब बलूचिस्तान की पार्टियाँ कह रही हैं हमारे साथ मशावरत नहीं हो रही है, सिंधी नेशनलिस्ट कह रहा है हमारे साथ मशावरत नहीं, पीपल पार्टी इत्तेहादी जमात है उसके साथ प्रॉपर मशावरत नहीं है। तो आप ये मुल्क की खिदमत तो नहीं कर रहे ना, आप जमहूरियत की खिदमत तो नहीं कर रहे। गैर जमहूरी रवैये जो है इससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, और जमहूरियत कमज़ोर होगी तो हुक्मरानी का हक़ ये कैसे रखेंगे? इलेक्शन के ज़रिए फिर इनका हक़ तो ख़त्म हो गया, फिर गासिब और फिर वो हो गए ना आप। और अगर आप जेन्युइन हुकूमत चाहते हैं और चाहते हैं कि जमहूरियत का समर आम आवाम को मिले और आम आवाम सियासतदानों की इज्जत करे, और तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारी कोताहियाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। और मैं अपनी कमज़ोरियाँ कह रहा हूँ, एज ए पोलिटिकल क्लास में अपने आप को कह रहा हूँ कि हम दूसरों को ताने ना हर वक्त दें, हमें कमज़ोरियाँ अपनी दूर करनी चाहिए। और यकीन जाने हमें कमज़ोरियाँ हैं जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, हर शोबे में, हर इदारे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब हमने हर इदारों को फ्रंट ला के अवाम के सामने खड़ा कर दिया तो हुक्मरानी का हक फिर क्या रह गया? जब अवाम और इदारे आमने सामने हो गए तो हुक्मरान एंजॉय करने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। तो आपके ख्याल में शील्ड के तौर पे हुक्मरान होते हैं। हम जो अवाम अपना नुमाइंदा चुनते हैं वो शील्ड होती है अवाम और अवाम का अवामी नुमाइंदों के साथ क्या राब्ता कमजोर हो गया है, या एक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर रियासत का अवामी नुमाइंदे ही नहीं है, रियासत का और आम आदमी का इमरानी मुआहदा कमज़ोर हो गया। एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा अमली तौर पर? वो आप हकीकी एक जेन्युइन इलेक्शन, एक फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए एक जेन्युइन असम्बली, नया इलेक्शन। और नहीं, इस वक्त नया इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इस वक्त बैठ के हमें निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, तमाम जमातों को मिल के, बाशमूल PTI, बाशमूल रीजनल पार्टीज, बाशमूल उन जमातों के जो असम्बली में नहीं है, जिनकी नुमाइंदगी असम्बली में नहीं क्या है। मुराद है? क्योंकि PTI कहती है कि जी PTI से मुराद इमरान खान है। नहीं, ये मैं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। अगर 20-30 सालों में इमरान खान ही सिर्फ पार्टी है या कोई भी शख्सियत एक पार्टी बन जाती है तो वो फिर जमहूरी जमात तो ना हुई ना, वो फिर जमहूरी जमात कहलाने का हक नहीं रखती। मैं खान साहब के सामने भी कहता था कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर आप 20 सालों में अपने 10 इमरान खान तैयार नहीं कर सके। नहीं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी में से बिलावल साहब को निकाले हैं तो पीपल्स पार्टी में शहीद बीबी के बाद कौन बना प्राइम मिनिस्टर? यूसुफ रजा गिलानी बने ना। राजा परवेज गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया, राजा परवेज रब बने ना। को बीबी का बेटा या बीबी का खामन तो नहीं बना ना, बीबी का रिश्तेदार और भी थे, को वो तो नहीं वजीर आजम बने। पीपल पार्टी को आप उस तरह ताना नहीं दे सकते। तो पीपल पार्टी ने अभी सिंध में जरदारी साहब की बहन भी वजीर आला बन सकती थी,
वहाँ एक पॉलिटिकल वर्कर को वज़ीर आला बनाया गया। साहब, इस हद तक आपका पीपल्स आप ओपोजिशन से इत्तफाक है कि एक हकीकी जमहूरी इलेक्शंस और अवाम के सही नुमाइंदे ये इन ग्रीवेंसेस को खत्म कर सकते हैं। इस पर देखिए, अगर आपने सियासत के जरिए मुल्क चलाना है ना जी, अवाम की इस 1973 के आइन के मुताबिक अगर आपने मुल्क चलाना है तो उसमें तो फिर अवामी नुमाइंदे ही चला सकते हैं, और अवाम के नुमाइंदे जो सही वोट के जरिए आए, जो कंट्रोल डेमोक्रेसी ना हो, जो कि अभी नहीं हो रहा, बिल्कुल अदल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। इमरान इस्माइल साहब, ये आपका ताल्लुक भी सिंध से है, ये नहरों वाला मामला कितना संजीदा है, और ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा की है, और इब्तदाई तौर पर इन नहरों के निकालने पर पीपल्स पार्टी मुत्तफिक भी थी, बल्कि जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जल्द अज जल्द ये नहरें मुकम्मल की जाएँ, और ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बड़ा ज़रूरी है, पंजाब और सिंध दोनों के लिए। लेकिन बाद में क्या आप नेशनलिस्टों के दबाव की वजह से पीपल्स पार्टी को मौक़िफ़ बदलना पड़ा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो था पहले नहरों का, और बड़ा प्लान भी पीपल्स पार्टी ने दिया था नहरें निकालने का कि जी कैसे वो सिंध को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे, और ये जिम्मा भी पीपल्स पार्टी का बेसिकली है कि पानी उन्होंने पहुंचा जी। आम आदमी बात सुनने के लिए, आम फार्मर ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि जी वो हमने ये प्लान दिया था, उधर ओ जी उधर से वो हो गया, इधर से हो गया। तड़प गए लोग पानी के लिए, तरस गए लोग सिंध में पानी के लिए, और पानी नहीं है, सिंध में पानी नहीं मिल रहा। और अब ये कहना कि जी हम ये नहरें नहीं निकालने देंगे फलाने, तो कहीं तो एक जगह खड़े हो जाए ना। वहाँ जहाँ हम ये बात करने जाते हैं तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा आ गया, अब जमहूरियत को बचाने निकल जाए, ताकि जमहूरियत बचाना जो है वो हमारा अवलीन फर्ज है। अब पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचाते बचाते पीपल्स पार्टी जो है वो, मैं चंद साहब के साथ माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा अदब और मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जमहूरियत बचाते बचाते उन्होंने जाके उस पार्टी के साथ बैठ गए जिसका हक ही नहीं हुक्मरानी का। वो कह रहे हैं कि हुक्मरानी का हक आप खो देंगे, खो क्या देंगे? वो तो जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जिसको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, PMLN, उन्होंने तो इलेक्शन जीता ही नहीं, वो तो सारा का सारा इलेक्शन हार बैठे। लेकिन सर वो उन्होंने लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत तो दी थी ना कि आए मिलकर हुकूमत बनाए, वो PTI नहीं मानी तो फिर वो नून लीग के साथ मजबूरन गए ना सर। नहीं, क्यों मजबूरन गए, क्या मजबूरी थी? इमरान भाई मुझे आप ये बताएं। आपको भी पता है और हमें भी पता है ये PMLN किस तरह हुकूमत में आई है। ये आप मजबूरियों का जिक्र, तहरीक इंसाफ की क्या मजबूरी थी? वहाँ तो कोई आलू पे लड़ रहा था, कोई बैंगन के निशान पे लड़ा, कोई कद्दू के निशान पे लड़ा, और वो इलेक्शन जीते भी। वो फॉर्म 45 अलग, 47 अलग। खैर वो एक लंबी कहानी है, दूसरी बात छिड़ जाएगी जी। चले इस पर चंद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनको भी जरा ले लेता हूँ। फवाद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट के लिए जरा आर्गूमेंट ले लूं चंद साहब का, फिर मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। नहीं, मैं इमरान साहब से, और फवाद साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं, बहुत सारी चीज़ों से फवाद साहब से हमारी डिस्कशनें होती रहती हैं। अगर पीपल्स पार्टी PTI बात भी ना करे, किसी इशू पे भी बात ना करे, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के, तो हमारे पास और ऑप्शन क्या है? वो कहते हैं कि आप ऐसी जमात के साथ मिल गए जाके, देखे वो आप पहले मौलाना फजल रहमान को वो गालियां देते रहे, आप उनके साथ मिले हैं ना PTI वाले, सही। तो फिर अगर मौलाना साहब के साथ बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं, चकजई साहब के साथ जिनकी आप नकलें उतारते थे आप कहते, तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के भी आप करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आप मौलाना फजल रहमान के साथ फ्यूचर में बैठना चाहते हैं, सही है। फवाद चौधरी साहब, सर आपकी मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, आप एक सियासी हल की बात कर रहे हैं, और अभी यहां पर भी आपके आने से पहले हम सियासी हल की, बलूचिस्तान के हवाले से सियासी हल की बात कर रहे थे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत पर जोर दिया, और आप समझते हैं कि इमरान खान की उसमें शिरकत बहुत जरूरी है। ये आपके ज़हन में क्या खाका है, ये बलूचिस्तान का मसला कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, अगर 2 मसले हैं, एक तो बलूचिस्तान का मसला तो चूंकि आज इशू है और एजेंसी है, लेकिन पख्तूनख्वा में भी इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान में भी कोई बड़े अच्छे हमारे मुआशी और तमाम ही हैं। इसलिए पाकिस्तान को एक तो फौरी हल चाहिए और एक मुस्तकिल हल चाहिए। फौरी मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं, उनका ये है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन करें, और कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस इमरान खान के बगैर देखें बुलाना जो है वो ऐसे वक्त जाया करने वाली बात है। क्या आपको इमरान खान को स्पेशली उसमें लाके इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, ये वो 4 लोग हैं जो कि अपना पहले आपस में और फिर बलोची की आदत से जो है, और पहली बात तो देखिए मुल्कों के पास ऑप्शन होती हैं। हमें एक
एक हल की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं वो आगे हों। अभी एस्टेब्लिशमेंट आगे है बलूचिस्तान में और उस सोल्यूशन में नहीं हो पा रहा, तो हमें अब पॉलिटिकल लोगों को आगे करना पड़ेगा। तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब का ये फर्ज है बतौर सदर पाकिस्तान के वो इसको कन्वीन करें। और साहब इसके भी दो हिस्से ना सर, पॉलिटिकल लोगों के हवाले आप कहते हैं करना होगा, मगर एक तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोग मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन दूसरा ये है कि कुछ ऐसे अहम तरीन लोग हैं जो पूरी तरह से इस वक्त जैसे मालिक बलोच साहब हैं या और कुछ लोग हैं, ये लोग जो हैं वो उस तरह से उनके पास नुमाइंदगी अवाम की नहीं है, या कुछ समझा जाता है कि शायद इलेक्शन सही नहीं हुए या उनको नुमाइंदगी से महरूम किया गया है। तो ये वाला इशू भी तो एक है जिसको शायद एड्रेस होना चाहिए। लेकिन लेट आसिफ जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ एंड फजलुर रहमान डिसाइड दैट कि किन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बलूचिस्तान में बात करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। अब ये पहले आप एस्टैब्लिशमेंट और ये चार लोग जो हैं आपस में बैठ के एक बात कर लें और फिर उसके बाद ये चार लोग अपनी एक बना लें कि उन्होंने किससे बात करनी है। तो एक तो ये है। दूसरा देखें, जो क्राइसिस है ना पाकिस्तान का, गवर्नमेंट के दो लेग्स होती हैं, एक पॉपुलैरिटी है, एक लेजिटिमेसी है। इस हुकूमत के पास दोनों नहीं है। अब उसके लिए देखें, आपको जाना कौमी हुकूमत की तरफ ही पड़ना है। वो आप और लड़ना चाहते हैं, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, आप और लड़ लें। उस जब तक आप लेजिटिमेसी वापस नहीं लाते सिस्टम में, आपको पॉपुलैरिटी मिल ही नहीं सकती और उसके बगैर पाकिस्तान गवर्न नहीं हो सकता। सर अभी तो ब्लेम गेम चल रही है ना, मतलब जिन वुज़रा का मैंने भी शुरू में जिक्र भी किया था, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार साहब, इनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान तो पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन इनकी पूरी तवज्जो इस वक्त यह है ट्वीट्स करके कि जी ये तहरीक इंसाफ इस वक्त सारा काम खराब कर रही है। तो मामले की संजीदगी तो फिर उतनी ज्यादा नजर हमें सियासतदानों के यहाँ आ ही नहीं रही। इन सियासतदानों के यहाँ जिनको आप कहते हैं कि जी इनके हाथ में पूरा इख्तियार देना चाहिए, तो ये कितने संजीदा है वो तो नजर आ ही रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। इन्हीं सियासतदानों को कल कहा गया है कि आपने इमरान खान को निशाना बनाना है, तो उन्होंने ट्वीट कर दी है। अब सच्ची बात तो यह है कि इनमें से भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस वक्त आप पाकिस्तान में अगर सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे बड़ी जो जमात है उसको का हमायती साबित करेंगे तो असल में तो आप रियासत का नैरेटिव कमजोर कर रहे हैं। मतलब इससे बच्चों वाली बात क्या होगी कि आप ये कहें कि पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर पार्टी है और जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो असल में अलहदगी पसंदों के साथ मिल गया। आप इंसर्जेंसी की बात आती है, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट की बात आती है, तो उसी पे तो कंट्रोवर्सी है। आपने जितने भी तजवीज दी है उसको तो कोई बकायदा कोई जो है ना दोबारा को बादाम शदाम खाने की जरूरत है और कोई अकल की जरूरत है, क्योंकि वो तो तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान के नैरेटिव को आज जरूरत। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हुई या जो जुल्म हुए उसको भुला के पीटीआई को चाहिए कि वो आसिफ जरदारी साहब से अपील करे और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहे। वो इस वक्त सदर है पाकिस्तान के, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ही इज द वन जो कि ये कॉल कर सकते हैं और उनको ही कॉल करनी चाहिए और पीटीआई को लाजमन उसमें इमरान खान को शरीक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। फवाद साहब आपके इस पर मैं चाहूंगा कि चंद साहब की राय भी लूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं छोटा ब्रेक सर ले लूं। अगर ब्रेक के बाद फिर आकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आसिफ जरदारी साहब का फवाद चौधरी बार बार जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है चंद साहब के वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सबको इकट्ठा बैठाएं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं फवाद चौधरी की बात से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ कि आसिफ जरदारी एक तो इस वक्त मैं समझता हूँ सीनियर 3 लीडरों में से हैं और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, जो फ़ौज पाकिस्तान के भी सरबराह, आइनी सरबराह हैं और बलोच भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी जिस तरह उन्होंने कहा है कि पीटीआई को भी कहना चाहिए, मुतालबा जरदारी साहब से करना चाहिए, ख़त लिखना चाहिए, जिस तरह ख़त पहले लिखते रहे ना दूसरे इदारों को, जरदारी साहब को लिखे। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी बिल्कुल ऑन बोर्ड होकर जरदारी साहब को एक फ्री हैंड देना चाहिए कि सब पोलिटिकल जमातों को इकट्ठा करके, और अगर जरदारी साहब पे ये जिम्मेदारी आज सारे जमातें इतमाद करती हैं और जरदारी साहब का तजर्बा भी है, और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो इस मसले का फौरन हल को निकाल के दे देंगे, ये मेरा यकीन है। आपने कहा ज्यादातर चीजों से आप इत्तफाक करते हैं फवाद चौधरी साहब की, किस बात से इत्तफाक नहीं करते? मैं इत्तफाक करता हूँ उनकी इस बात से कि देखिए कौमी कुव्वत की जो बात करते हैं, जब ये मिल के बैठे कि जब अगर किसी जमात का मुतालबा आएगा तो उस पर फिर डिबेट होगी ना, डिबेट होगी कि क्यों कौमी हुकूमत आप बनाना चाहते हैं।
आइन के तहत बनाना चाहते हैं या गैर आइन में तरमीम करना चाहते हैं, तो अगर आपको एजेंडा सेट करना पड़ेगा, फिर कौमी हुकूमत बना के एजेंडा नहीं सेट हो सकता। पहले एजेंडा सेट करने पड़ेगा, बाद पॉलिटिकल जमातों को इत्तफाक करना पड़ेगा, फिर आप कौमी हुकूमत बनाएं या इसी पार्लियामान के जरिए काम चलाएं या नए इलेक्शन करवाएं। लेकिन अब मैं समझता हूं एक बंदा भी मर जाए ना तो काफ़ी है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे आम शहरी मजदूर शहीद हो रहे हैं। और आज भी जो लोग शहीद हुए, बहुत तकलीफ है इस वक्त, पूरी कौम बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, हर शख्स। मैं समझता हूँ अब ये छोड़ें दूसरे कामों को। इस वक्त नंबर 1 पॉइंट एजेंडा दहशतगर्दी है जी, और बैठ के इसके ऊपर सीरियसनेस नजर आनी चाहिए। और जो सीरियसनेस नजर नहीं आएगा वो कौम का दोस्त नहीं हो सकता। मगर इस रवैये के साथ जो ट्वीट्स का खेल चल रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं दोनों तरफ से जो भी ट्वीट आए हैं, मैं समझता हूँ अगर वो पॉइंट्स को दोनों तरफ से तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी, चंद साहब ने कहा भी कि भाई साथ बैठने में अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक पास रहा है तहरीक इंसाफ का, रहा है बाकी जमातों का, अगर उनके साथ तहरीक इंसाफ बैठ सकती है आज, तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने में क्या हर्ज है? तो आपके ख्याल में ये रास्ता तो निकालना ही चाहिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है इस वक्त आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में कि वो ये काम कर सकती है। ना ये नवाज शरीफ में इस वक्त वो है, उनको लोगों को जमा इकट्ठा करने का करिश्मा उनके पास नहीं है। ना ये इस वक्त मौलाना फजल रहमान कर सकते हैं, ना ये इमरान खान कर सकते हैं। इस वक्त अगर कोई कर सकता है तो वो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से कर सकते हैं। इमरान खान या पीटीआई का हमेशा का ये एक मामला रहा है। ये गिला चंद साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि कभी पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करी, कभी पीपल्स पार्टी से बैठ के मुज़ाकरात नहीं किए, कोई मशावरत नहीं की, और अपनी दुनिया में पीटीआई रही, जो एक मैं समझता हूँ बेसिक गलती थी पीटीआई की कि उनको अपना पॉलिटिकल विजन जो है थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। उनको अपने साथ भले से वो जमात को पसंद करें ना पसंद करें, राइवल हो, लेकिन उनको साथ लेकर चलना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को ये करना चाहिए। जो सियासी जमात हुकूमत में आती है उसको अपोजिशन जहर लगने लगती है और वो उसको डंडा लेकर उसके पीछे घूमना शुरू हो जाती है। और ये PMLN का तो ये खासा है कि वो बार बार वो अपना एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा दिलाते हैं कि देखें जी पीटीआई ने ये कर दिया, ओ जी देखें पीटीआई ने ये कर दिया, खुद में तो लड़ने का दम है नहीं उनका पीटीआई से। तो वो ये काम कर रहे हैं बजाय इसके कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है, जो हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है, जो इंटरनेशनल पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है, अमेरिका पाबंदी लगाने जा रहा है, डिफरेंट दुनिया के ऊपर हमारे टैरिफ के ऊपर लग रहे हैं, हमें इस वक्त एक सीरियस ट्रबल में है। और इस वक्त भी अगर हम साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, इस वक्त भी हम अगर साथ मिलकर मशावरत नहीं करेंगे, अपने मुल्क को मुश्किल से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात में बढ़ जाना है। और ये बात भी मैं चंद साहब की इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि पीटीआई लेटर लिखे आसिफ अली जरदारी साहब को कि इज्जत माब सदर साहब आप APC बुला लीजिए, तो वो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का जो मिजाज है उसमें ये शामिल नहीं है, वो इसमें होगा नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े दिल का मुजाहरा करके, एक मैग्नानिटी का मुजाहरा करके, उनको चाहिए कि वो तमाम जमातों को दावत दें, अपने प्रेसिडेंट हाउस में दावत दें, वो इमरान खान को भी दावत दें, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए आए या जैसे भी आए या नहीं आ सकते, अगर कोई मामला हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन उनको चाहिए कि वो APC बुलाएं, 1 पॉइंट एजेंडे पे बुला लें। इस सारे जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, हमारे एक जनाजा हो ना, एक जनाजा तो सजाए मौत के कैदी को भी पैरोल पे लाया जाता है, डिप्टी कमिश्नर या सूबाई हुकूमत के। तो इस वक्त हमने कितने जनाजे उठाने, कोई बड़ा इशू नहीं है खान साहब को APC में शामिल करना। मैं समझता हूँ करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, मैं इसमें वीडियो लिंक के जरिए करें या जो भी करें, इस वक्त हमारा एजेंडा नंबर 1 एजेंडा पाकिस्तान होना चाहिए और एक महफूज ये तो प्रैक्टिकल भी वैसे वीडियो लिंक के जरिए तो हो ही सकता है, और एक महफूज पाकिस्तान। और इस पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई हर्ज नहीं। थोड़ी देर के लिए सियासत को बालाए ताक रख दें, नहीं ये तो अपनी अनाएं हमें ना, हमें अनाएं जो हम लाशें उठा रहे हैं ना, उन लाशों के नीचे रखनी पड़ेंगी। अपनी अनाएं लाशों के ऊपर नहीं, नीचे रखनी पड़ेंगी।
जब अपनी अनाए अपनी ईगो नीचे रखेंगे तो हर मसले का हल निकल आएगा। बिल्कुल सही है चंद साहब। एक तो ये पाकिस्तान का नंबर 1 मसला आपने खुद ही कह दिया दहशतगर्दी है, दूसरा मसला मईशत है। अब IMF आ गया है, आने वाले दिनों में बजट आना है, तो अब खबर यह है कि 1 जुलाई से IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि 15 से 45% टैक्स लगेगा ज़रई आमदन पर। इस मामले देखिए मैं असद भाई आप बताऊं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाए, यकीन जाने कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में। आप ज़राअत पर टैक्स लगाएं, ज़राअत को आप बेहतरी भी करेंगे, इनपुट सस्ती करें, जितना मर्जी टैक्स लें। आप टैक्स तब लेंगे जब आप कुछ देंगे, फिर किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। और जो बड़े ताजर आप ज़मींदार बन गए ना, जो बड़े ग्रुप्स आके ज़मीनें खरीद ली हैं और टैक्स चोरी करने के लिए अपना ज़री इनकम शो करते हैं, वो किसान नहीं है। किसान ज़मींदार और फ्यूडल लॉर्ड में, जागीरदार में फ़र्क करें, सनतकार ज़मींदार में फ़र्क करें। जो आम किसान है, 12 एकड़ का मालिक है, 25 एकड़ का मालिक है या 30 एकड़ का मालिक है, वो क्या करते हैं? मगर आम किसान को आप देख क्या रहे हैं ना, आप उसको क्या वो बेचारा अब इस पे आज का प्रोग्राम क्योंकि मेन एजेंडा दहशतगर्दी है, मैं इसके अब और आपकी असल में ये दिलचस्पी का मौजू भी है। पाकिस्तान बचाएं, ज़राअत या सनत, ये बात की बात है, पहले आप पाकिस्तान बचाएं। बिल्कुल सही है, जाहिर है ये तो आपने कहा ही है, और ये तो है ही कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है और ये बढ़ता जा रहा है। और खुदा ना खासा हम शायद किसी बड़े वाक़े का इंतजार कर रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान में हुआ है। सूबाई हुकूमत को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। क्या आपके ख्याल में भी PTI की सूबाई हुकूमत वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए जाहिर है कि वहाँ पे PTI की जो हुकूमत है उसकी भी कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंसर्जेंसीज हैं, और इंसर्जेंसीज जो हैं ये कंट्रोल करना किसी वाहिद हुकूमत का काम नहीं है कि बलूचिस्तान की हुकूमत उसको कंट्रोल कर लेगी या ये PTI की हुकूमत पारा चनार में कंट्रोल कर लेगी। इसमें हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि वहाँ पर मौजूद है। अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी मैंने TORs भिजवाए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत से टॉक्स करने के लिए, वफाकी हुकूमत को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जब तक जवाब नहीं आएगा तो उनके साथ टॉक्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता, ये भी एक रुकावट है। लेकिन चंद साहब आखिर में ये बता दीजिए कि आप बलूचिस्तान वाले में दहशतगर्दी के इशू को और खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के इशू, पारा चनार, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, हाँ, इसको कैसे आप कंपेयर करेंगे? क्योंकि वहां पर तो चले, अगर आप कहते हैं कि जी पूरी अवामी नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, बलोचों को वो नहीं मिल रही, यहाँ पर तो यहाँ तो एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि ये वसाइल का भी इशू है। कईयों के रियासत ने कई वडेरों के मुंह को खून ऑलरेडी लगाया हुआ है। जब आप फीड करते रहे और फीड बंद कर दें तो वो भी मसाइल हैं, बहुत सारे हैं। कई जगह पे तो जेन्युइन अवाम के मसाइल हैं, लेकिन जो कोई बलोची या पख्तून या पंजाबी जिसका जूते फटे हुए हैं ना, उसके जूते तो ठीक कर दें, उसके कपड़े तो ठीक कर दें। बुनियादी चीज़ तो ये है। उसके बच्चे को तालीम तो दे दें, उसको इलाज तो दे दें, उसको ये एहसास तो दे दें कि उसके सोने पे, उसकी गैस पे, उसके पानी पे उसका भी हक है। तो वो आप एक पाकिस्तान है जो आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं, एक पाकिस्तान है जो आप पहाड़ों पे, वीरानों में, जंगलों में जाके देख लें। 2 पाकिस्तान है। कम से कम इन 2 पाकिस्तानों को थोड़ा बहुत करीब करें, कुछ हिस्सा पोश इलाके का उन गरीबों को भी दे दे, मसाइल ठीक मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम अब्दुल चंद साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।